हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड। और मैं आशा करता हूँ कि सब लोग यार अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। माई सेल्फ आशु। एंड आज हम करेंगे 16 मार्च 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से दो बेस्ट इमेजेस आप यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन मेरी सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि यार वो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर आप पहली बार इस चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्कस करूंगा हमारी अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में। मतलब जो हमारी करंट अफेयर की सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको क्या मिलेगा और किस तरह से उसको परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से इसको खोलोगे, तो 1 साल की और 2 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगी। और दोनों सब्सक्रिप्शन का प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। और 1 साल का मतलब 2021 की, 2 साल का मतलब 2022 के करंट अफेयर भी आपको साथ में मिलेंगे। लेकिन अगर आप 2020 के करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट विजिट करनी पड़ेगी। उसमें आपको हाफ ईयरली और फुल मतलब 2021 के फुल करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। और उसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन आप इसको परचेस करेंगे क्यों? मतलब हम आपको इसके अंदर क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम आपको डेली वाइज पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक में डिटेल्ड करंट अफेयर्स होंगे, एक में जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में क्या होंगे, करंट अफेयर्स होंगे, ताकि आप रिवाइज कर सको। नेक्स्ट होगा वीकली पीडीएफ। इसका मतलब वीक वाइज करंट अफेयर को रिवाइज करने में ये हेल्प करेंगे। नेक्स्ट वीकली टेस्ट, अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए, जांचने के लिए कि मुझे कितना करंट अफेयर याद रहता है और कितना रिवाइज करने की जरूरत है। नेक्स्ट होगा मंथली पीडीएफ सेक्शन, जिसमें हम आपको अलग अलग तरह की पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको जो है वो यूज कर सके। जैसे कि स्टडी पीडीएफ, जिसमें पूरे महीने का डिटेल्ड करंट अफेयर आपको दिया जाता है। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन एंड आंसर पीडीएफ। इसका मतलब डिटेल्ड करंट अफेयर को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में रिवाइज करने के लिए पीडीएफ का यूज करोगे। नेक्स्ट होगा पॉकेट पीडीएफ। मतलब आप जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले, वो भी थ्योरेटिकल फॉर्मेट में। नेक्स्ट होगा बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी पीडीएफ, खास करके उन बच्चों के लिए तैयार करते हैं जो बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट होगा टॉप 100। इसका मतलब बेस्ट 100 करंट अफेयर आपको दिए जाएंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट करंट अफेयर जो है वो दोबारा दोबारा रिवाइज कर सके। तो यार ये सारी चीजें आपको हर महीने मिलेंगी और इसका प्राइस बहुत ज्यादा कम है। और इस तरह से अगर रिवाइज करोगे करंट अफेयर्स को तो आपका करंट अफेयर सेक्शन जरूर स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन हम इतने कम प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप एक बार जरूर चेक करें प्राइस को और आप खुद भी सरप्राइज हो जाएंगे। लेकिन उसके ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। आपने इस कोड का यूज करना है ASH10, तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये करंट अफेयर हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर 16 मार्च 2021 का। और हम पहला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन फिर से बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और आपने हमें सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनड रेलवे टर्मिनल। तो यार ये बहुत ही खुशी की बात है कि पूरे इंडिया का पहला एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल जो है वो ओपन हो गया। सब बच्चे मेरे साथ आंसर को मैच करें। अगर आंसर नहीं दिमाग में आ रहा तो वीडियो को पॉज करके मेरे साथ आंसर को मैच करेंगे। आंसर क्या होगा? सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। और जो भी बच्चे ये आंसर सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और दोस्तों याद रखना है, एम विश्वेश्वरैया जी जो हैं वो हमारे बहुत ही पुराने सिविल इंजीनियर, मतलब आप कह सकते हो इंडिया के जितने भी सिविल इंजीनियर हैं, जो पहले सिविल इंजीनियर्स में से, उसमें से इनका नाम लिया जाता है। और इनको भारत रत्न भी मिल चुका था, तो उनके नाम से कर्नाटका गवर्नमेंट ने ये नाम जो है वो रखा हुआ है। तो याद रखना है, सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल कहां पे है? बेंगलुरु के अंदर। तो आप यहां पे देख सकते हैं, इस तरह का ये टर्मिनल आपको दिखेगा और आप सोच सकते हो कि ये एक तरह की एयरपोर्ट की तरह जो है वो आपको लुक जो है वो दे रहा है। तो फर्स्ट फुली सेंट्रलाइज्ड एसी टर्मिनल इन बेंगलुरु टू बिगिन ऑपरेशंस। तो आप यहां पे देख सकते हो इंडिया फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल जो है वो कहां पे आ रहा है? बयप्पनहाली इन बेंगलुरु कर्नाटका। चाहे ओनली बेंगलुरु कर्नाटका याद करने, इतना भी बहुत है। और बहुत ही जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगा। इनका नाम जो है वो इंडिया के जो वन ऑफ द फर्स्ट सिविल इंजीनियर्स में से एक हैं, जिनको भारत रत्न मिल चुका है, सर एम विश्वेश्वरैया जी, उनके नाम से रखा गया है। लेकिन यार एक रिसेंट रिलेटेड न्यूज आप इससे रिलेटेड याद रखोगे, और खास करके इंडियन रेलवे के बारे में भी याद रखोगे। और इंडियन रेलवे के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो उनके सीईओ याद रखना है। पहले तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा वीके यादव जी थे, लेकिन अभी सीईओ रिसेंटली चेंज किए गए हैं। कौन है? सुनीत शर्मा है। तो बिल्कुल याद रहेगा आपको नाम क्या है? सुनीत शर्मा। और हेड ऑफिस कहां पे है इंडियन रेलवेज का? वो न्यू दिल्ली है। वो उसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। नेक्स्ट रिसेंट रिलेटेड न्यूज में दोस्तों एक चीज याद रखनी है कि पीयूष गोयल जी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज हैं, तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडियन रेलवेज का एक फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंटल पोर्टल जो है वो लॉन्च किया था, जिससे क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इंप्रूव
होगा। इसमें क्या होगा कि ये पोर्टल के अंदर आपको मिल जाएगा कि कहां से कहां तक आप सामान को बेच सकते हो, कितने पैसे लगेंगे, कितना सामान जा सकता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो वहां पे मिल जाएगी, जिससे आप बिजनेस जो है वो आसानी से कर सकते हो। तो ये भी आप जो है वो याद रखोगे किसने लॉन्च किया है, पीयूष गोयल जी ने इसको लॉन्च किया है। तो इस न्यूज के अंदर और कुछ खास नहीं है, कोई लागत वगैरह याद नहीं करने की। 314 करोड़ रुपीस जो है वो इसमें क्या होंगे, खर्च होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर एन ओलंपिक्स। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 90% से ज्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि पहली इंडियन फेंसर हैं और वुमेन भी हैं, तो इसका मतलब यार बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर मतलब तलवारबाजी के अंदर जो है उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर जगह बना ली है, और वो कौन है, वो है भवानी देवी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। नाम को याद कर लें किसी भी तरह से, कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। ये क्वेश्चन 90% से ज्यादा चांस है। 2 स्लॉट्स जो है वो अवेलेबल थे एशिया ओशियानिया रीजन के लिए। तो एशिया ओशियानिया रीजन के लिए जब 2 इंडिविजुअल स्लॉट्स खाली थे तो रैंकिंग के अकॉर्डिंग फिल होने थे, जिसमें भवानी देवी की रैंकिंग जो है 45th रैंकिंग थी, तो उनको एक स्लॉट जो है वो यहां पे मिल जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट। और टोक्यो ओलंपिक्स आपको पता है कि जुलाई महीने में स्टार्ट होगा। एग्जैक्ट डेट अगर मैं लिखूं तो 23 जुलाई से ये स्टार्ट होगा और 8 अगस्त को जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और 2021 को होस्ट कौन कर रहा है, टोक्यो कर रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत बच्चों को नहीं होगी। तो आप देख सकते हो भवानी देवी तलवारबाजी में फर्स्ट इंडियन फेंसर मतलब तलवारबाजी में क्वालिफाई कर चुकी हैं ओलंपिक्स को। और आप यहां पे देख सकते हैं कि ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं। और टोक्यो ओलंपिक्स कम होना ये आपको पता लग गया है। और एशिया ओशिनिया रीजन में जो है वो 2 इंडिविजुअल स्लॉट्स खाली पड़े हुए थे, तो उसमें जो है वो ये आगे निकल चुके हैं, क्योंकि इनका रैंक जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग 45th नंबर पे है, तो इनको वो 2 रैंकिंग में से जगह मिल चुकी है। इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन, सिर्फ ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है लुसैन स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और दोस्तों आपने याद रखना है कि फेंसिंग गेम जो है वो उन पांच एक्टिविटीज में से है, मतलब 5 गेम्स में से है जो ओलंपिक गेम्स में स्टार्टिंग से हैं 1896 से। और वो कौन कौन सी हैं, वो लाइक आप फेंसिंग तो है ही है, एक 4 और है, लाइक एथलेटिक्स है इसके अंदर, लाइक स्विमिंग है, साइकिलिंग है और जिम्नास्टिक है। तो ये वो 5 गेम्स हैं या 5 एक्टिविटीज हैं जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स का जो है वो हिस्सा है सिंस 1896, जब पहली जो है वो ओलंपिक गेम्स हुई थी। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो यार अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये रिलेटेड है किसके साथ, ये रिलेटेड है अपॉइंटमेंट के साथ। और इसमें आपको एक नई ऑर्गेनाइजेशन सीखने को मिलेगी, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। मतलब आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक थिंक टैंक है यार। जैसे सोशल थिंक टैंक अगर मैं बात करता हूं तो वह मैं हमेशा कहता हूं नीति आयोग है, लेकिन इकोनॉमिक थिंक टैंक कौन है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। कि किस तरह से हम इकोनॉमिकली दूसरी कंट्रीज के साथ जो टाई अप कर सकते हैं, किस तरह से हम उनसे बेहतर जो है वो बन सकते हैं। तो किसको अपॉइंट किया गया, और पहले मैं इसके बारे में बता दूं कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो बाय डिफॉल्ट कहां पे होगा, न्यू दिल्ली। लेकिन इसके जो एमडी और आप कह सकते हो न्यू डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कौन बन चुके हैं, दो वो आंसर होगा हमारे पास दीपक मिश्रा। बिल्कुल आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा, और बहुत से बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही बता दिया है। और आपने याद रखना है कि दीपक मिश्रा जी बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं और इंडिया की तरफ से एज ए प्रैक्टिस मैनेजर भी हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर, तो उनको अपॉइंट किया गया है। तो ये मतलब एक बहुत ही आप कह सकते हो कि इनकी तरफ से योगदान दिया जाएगा एज ए थिंक टैंक ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी। और बाकी जो आप नाम देख रहे हो यार, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने अलग अलग तरह से कवर किया था। जैसे कि अगर आप देखोगे यहां पे आपको पहला नाम दिख रहा है रामा मोहन राव अमारा। तो यार कौन है ये बंदा रामा मोहन राव अमारा, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, ये एमडी एंड सीईओ हैं एसबीआई कार्ड के। एसबीआई कार्ड याद रखना है, एसबीआई कार्ड। और दूसरा जो नाम है ये तो यार आप याद कर लो, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आपको आना ही आना है, कि जो नगोजी अकोंजो यावा ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल हैं किस ऑर्गेनाइजेशन की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल याद रखेंगे, नगोजी चाहे ओनली याद कर लो, अकोंजो एवेला ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल हैं। अगला नाम फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अगला नाम क्या है आपके पास, अजय माथुर।
तो क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी हैं, दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। दीपक मिश्रा तो आपको पता लग गया, न्यू डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के। रामा मोहन राव हमारा जो है वो एमडी एंड सीईओ हैं एसबीआई कार्ड के। नगोजी जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल है, फर्स्ट फीमेल। और अजय माथुर जो है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो डायरेक्टर जनरल बन चुके हैं। और आप दीपक मिश्रा का फोटो यहां पे देख सकते हो, पॉइंटेड एज दी आईसीआरएमआर डायरेक्टर एंड दी चीफ एग्जीक्यूटिव। इसमें और कुछ याद नहीं करना, सिर्फ इसको जो है स्लाइड से क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल एक्सक्लूसिवली फॉर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोरियर्स वाज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे स्लाइड वाला क्वेश्चन ही कवर कर लें, इसमें कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के क्वेश्चन आपको नहीं आ सकता। सिर्फ एक एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल मतलब सामान को इधर उधर भेजने के लिए, वस्तुओं को इधर उधर भेजने के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे एक जो है वो पूरा टर्मिनल जो है वो लॉन्च किया गया। कौन सी सिटी में लॉन्च किया गया है? तो आंसर इसका क्या होगा? बेंगलुरु होगा। तो याद रखेंगे आंसर क्या होगा? बेंगलोर होगा। तो आप देख सकते हो बेंगलुरु एयरपोर्ट लॉन्च इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल। इसकी मान्यता है दोस्तों, क्या मान्यता है कि इसमें इंडिया का बिजनेस जो है वो क्या होगा? इंप्रूव होगा, क्योंकि सामान जो है वो इधर उधर जाएगा तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया जो है वो और भी अच्छा कर सकता है। और इसमें जैसे हमारी फेमस सर्विसेज हैं, जैसे कि आप पिक्चर के अंदर देख सकते हो डीएचएल सर्विसेज हैं, फेडेक्स है हमारे पास। तो ये एक्सप्रेस जो सर्विसेज हैं ये सामान को इधर उधर लेके जाया करेंगे, लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे ही इसको बढ़ा चढ़ा के दिया जाएगा। तो कहां पे किया गया? इट वॉज इनॉग्रेटेड इन कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ये पहली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लें, क्योंकि वो आपको पूछ सकता है कि कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहला जो है वो एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया गया, जो कि सिर्फ कार्गो को ही मतलब सामान को ही इधर उधर भेजेगा। किसने डेवलप किया? बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की तरफ से डेवलप किया गया है। और इससे क्या होगा कि जो ग्लोबल लेवल पे हमने सामान इधर भेजना है तो उससे क्या होगा, ट्रांजैक्शन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और कॉस्ट भी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और इससे ईज ऑफ डूइंग जो है वो इंप्रूव होगा। और रिसेंटली आपने याद रखना है, बेंगलुरु कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा एयरपोर्ट बन चुका है, पहला इंडिया का एयरपोर्ट बन चुका है टू गेट एन एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम एट बोथ एंड्स ऑफ द रनवे। तो दोनों साइड पे वेदर को मॉनिटर करने के लिए एक जो है वो हमने पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बनाया है। वो सिर्फ पहला एयरपोर्ट इंडिया का कौन है? वो सेम है दोस्तों, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां पे स्पेशली कार्गो जो है वो एयरपोर्ट बनाया गया है। तो यहां पे आपके लिए स्टेट जो है वो कौन सी इंपॉर्टेंट हो जाती है? बेंगलुरु की बात कर रहे हैं तो स्टेट दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके पास कर्नाटका। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि कर्नाटका में दो तीन चीजें बहुत फेमस है। जैसे कि अगर आप देखोगे, रोम ऑफ द ईस्ट किसको कहा जाता है? रोम ऑफ द ईस्ट जो है वो मैंगलोर को कहा जाता है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? कुर्ग को कहा जाता है। अगेन कहां पे है? कर्नाटका के अंदर। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया मेरे ख्याल से सबको पता होगा। तो रोम ऑफ ईस्ट मैंगलुरु, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कुर्ग, और सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु। और आपको पता होना चाहिए कि बेंगलुरु में या कर्नाटका में आप कह सकते हो बहुत ही फेमस नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको यहां पे मिल जाएगा, यहां पे कुद्रेमुख बहुत ही फेमस है। कुद्रेमुख जो है वो एक बहुत ही फेमस माइन भी है आयरन ओर्स की, तो याद रखेंगे। बांदीपुर आपको यहां पे मिल जाएगा, बांदीपुर नेशनल पार्क। यहीं पे आपको बनेरगट्टा नेशनल पार्क भी जो है वो मिल जाएगा। धांधेली नेशनल पार्क बहुत ही फेमस है और बहुत ही कम बच्चों को पता है, धांधेली नेशनल पार्क। काली टाइगर रिजर्व, काली टाइगर रिजर्व। नगरहोल नेशनल पार्क, तो सर बहुत से बता दिया आपने, तो एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूं। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरगट्टा नेशनल पार्क, दांधेली नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, काली टाइगर रिजर्व। तो बहुत ही फेमस है, आप यहां से याद कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंट्री रैंक्ड हाईएस्ट इन वर्कप्लेस सेटिस्फेक्शन अकॉर्डिंग टू JLLs मतलब जॉन्स लैंग लासेलेस ह्यूमन परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंडेक्स। मतलब वर्क प्लेस के अंदर, मतलब जहां पे आप काम कर रहे हो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन है कि ठीक है यार, जो मैं काम कर रहा हूं बिल्कुल अच्छा है, मेरा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा है, मैं खुश हूं यहां पे काम करके। तो ह्यूमन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरफ से इंडेक्स निकाला गया है। किसने निकाला है ये? जॉन्स लैंग लेसेले। आपने याद नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना है कि वर्क प्लेस के अंदर सबसे ज्यादा सेटिस्फाई लोग जो है वो कहां पे मिलेंगे आपको। तो आपको भी खुद हैरानी होगी जान के, और आंसर क्या होगा इसका? इंडिया होगा। और दूसरे नंबर पे दोस्तों स्थान किसका है? चाइना का है। तो आप यहां पे देख सकते हो JLLs, इंडिया रैंक्स हाईएस्ट इन वर्कप्लेस सेटिस्फेक्शन JLL HPI इंडेक्स। और यहां पे आप देख सकते हो
इंडिया वाले जो है वो यार रिलैक्स कर रहे हैं और यहाँ पे बिल्कुल वर्क प्लेस में वो सेटिस्फाइंग, और 98% लोग ये कह रहे हैं कि हम अपने काम से जो है वो खुश हैं, अपनी जगह से जो है वो क्या है, खुश हैं। और चाइना 97%, 1% जो है वो कम है। और हाई परफॉर्मर्स आपको मिलेंगे ज्यादातर टेक्नोलॉजिकल वर्कर्स, क्योंकि वो लैपटॉप पे काम कर सकते हैं और वो खुश इसलिए हैं वर्क प्लेस में क्योंकि उनको सुविधा मिलती है। आप घर पे बैठ के काम कर सकते हो, आप जो है वो कहीं पे भी अगर गए हुए हो वहां पे भी काम कर सकते हो, मतलब आपकी एसेसिबिलिटी है, आप रिमोट एरिया में भी जो है वो काम कर सकते हो। यंग प्रोफेशनल 25 to 34, वो 37% कहते हैं कि यार हम बिल्कुल हमारा वर्क प्लेस जो है वो बहुत ठीक है। 95% ऑफ द हाई परफॉर्मर्स एट दैट दे वर टेक रेडी टू वर्क रिमोटली, जिसको मैं बात कर रहा था कि आप रिमोटली भी जो है वो क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन रिसेंटली एक न्यूज आपने याद रखनी है कि ह्यूरोन ग्लोबल 500 लिस्ट, जिसमें 500 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज जो है वो बताई गई थी, उसमें ह्यूरोन रिसर्च ने 11 इंडियन कंपनीज को भी जो है वो क्या किया है, फीचर किया है। तो ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं कितनी कंपनीज जो है वो फीचर जो है वो की गई हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। और ये ह्यूरोन लिस्ट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन 500 में सबसे ज्यादा कंपनीज जो है वो कौन सी कंट्री की थी, यूएसए की। मतलब 500 में 242 कंपनीज जो है वो केवल किसकी थी, यूएसए की। तो जेएलएल के बारे में कुछ याद करने की जरूरत नहीं, जॉन्स लैंग लेसेले कुछ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप इतना देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट बेस्ड जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च डोर डिलीवरी थ्रू राशन अंडर पीडीएस। और इसमें नाम दोस्तों कौन सी स्टेट का आएगा कि वो घर पे जाके जो है वो होम डिलीवरी करेंगे, और वो पहली स्टेट बन चुकी है जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो है वो राशन कार्ड्स के थ्रू जो है वो ये प्रोवाइड करेंगे, ताकि यार लोगों को कोई भी तरह की प्रॉब्लम जो है वो ना आ सके। और ये दोस्तों हम कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है यहाँ पे आंध्र प्रदेश की। तो याद रखना है कौन सी स्टेट की बात कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं, पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आपको पता है कि कौन है, वाई एस जगनमोहन रेड्डी जी। और यहाँ पे 3 नेशनल पार्क जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद रखोगे। वो कौन कौन से दोस्तों नेशनल पार्क हैं जो आपने याद रखने हैं, यहां पे आपको मिलेगा कौन सा, यहां पे मिलेगा श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, और एक मिलेगा पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो ये 3 नेशनल पार्क्स आपको कहां पे मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर, और उसमें पहला क्वेश्चन है विच कंपनी लॉन्च्ड वर्ल्ड फर्स्ट पीसी विद प्लास्टिक वेस्ट इन ओशन। मतलब पूरे वर्ल्ड का पहला पीसी जो है वो उन्होंने लॉन्च किया है और उसमें प्लास्टिक वेस्ट जो है वो यूज किया गया, ओशन में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड था उनको इकट्ठा किया है और उस प्लास्टिक का यूज करके उन्होंने उस पीसी को बनाया है। और यहां पे बात हो रही है कौन सी कंपनी की, तो अनडाउटली आपको ऑप्शन दिख रहा है कौन सा होगा, एचपी होगा, हैवलेट पैकवर्ड होगा, उनकी जो पवेलियन सीरीज है उसमें उन्होंने इसका यूज जो है वो किया है। तो आप यहां पे देख सकते हो हैवलेट पैकवर्ड हैज मेड द वर्ल्ड फर्स्ट पीसी यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम द ओशन। तो इसको आपने थोड़ा सा याद रखना है बस। ये क्वेश्चन वैसे तो स्लाइड जितना इंपॉर्टेंट है जितना आप स्लाइड में देख रहे हो, लेकिन फिर भी एक दो चीजें आप याद रख सकते हो कि उन्होंने सस्टेनेबिलिटी कमिटमेंट जो है वो की थी कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम करेंगे, कार्बन एमिशन नहीं करेंगे, जिसके कारण जो है वो एचपी पवेलियन जो भी उनकी सीरीज है, लाइक आप कह सकते हो एचपी पवेलियन 13, एचपी पवेलियन 14, 15 लैपटॉप्स हैं या पीसीज हैं, तो उन्होंने जो है वो उसमें रिसाइकल जो है कंज्यूमर जो डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो उसको रिसाइकल करके उसी प्लास्टिक को जो है वो यूज किया है। और खास करके जिन बॉक्सेस में वो पैक करते हैं, फाइबर कुशंस वो लगाते हैं, वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो रिसाइक्लेबल है। तो इसलिए मतलब आप कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से जो है वो इसको यूज जो है वो किया है। तो सिर्फ नाम याद रखना है, एचपी ने पूरे वर्ल्ड का ऐसा पहला पीसी बनाया है जो कि प्लास्टिक वेस्ट जो ओशन के अंदर है उससे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन विच डे। तो यार बहुत इंपॉर्टेंट दिन कहूंगा मैं, क्योंकि इसमें 2 पर्सनैलिटीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे हम आज भी सीखते आए हैं और जब से हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं तब से हम सीखते ही आ रहे हैं। और वो 2 पर्सनैलिटीज कौन से हैं, एक तो एल्बर्ट आइंस्टाइन है और दूसरे हमारे पास कौन है, स्टीफन हॉकिंस। तो मेरे ख्याल से सबने नाम सुना है एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंस। दोनों से किस तरह से ये डेट रिलेटेड है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन का ये जन्म दिवस है और स्टीफन हॉकिंस का देहांत हुआ था इस दिन। तो दोनों ही चीजें जो है वो क्या कर सकते हो, आप याद रख सकते हो। और ये कौन सी डेट को मनाया जाता है दोस्तों, ये 14th ऑफ मार्च को जो है वो मनाया जाता है। और इस बार का थीम जो है वो क्या था, मैथमेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। तो आप देख सकते हो ये थीम था मैथमेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड और 14th मार्च को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और एक मैं आपको खास बात इसमें बताना चाहता हूं कि 14th मार्च को 2019 से पहले इसको हम किस दिन से मनाते थे, पाई डे के नाम से मनाते थे, पाई डे।
लेकिन यूनेस्को की तरफ से जो है वो 2019 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया मैथमेटिक्स डे। तो याद रखना है, इसको पहले पाई डे से जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन अब जो है वो इसको किस नाम से मनाया जा रहा है, मैथमेटिक्स डे। और 14th ऑफ मार्च को मनाया जा रहा है। ये बर्थ एनिवर्सरी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की और डेथ एनिवर्सरी है किसकी, स्टीफन हॉकिंस की। और मैथ का बहुत बड़ा रोल है। आज आप जो है जितनी भी कैलकुलेशंस हो रही हैं किसी ना किसी तरह से आज भी काफी चीजें अधूरी हैं, जिससे पर्दा उठना जो है वो अभी बाकी है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि मैथ जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा आप कह सकते हो फॉर्मूला है जिसमें आप जो है वो कोई भी चीज का हल जो है वो ढूंढ सकते हो। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग से हमने इसको रिलेट किया। और थीम जरूर याद रखना, मैथमेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड, ये आपको थीम पूछा जा सकता है। और डेट याद रखनी है 14th ऑफ मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, What is the theme of International Day of Action for Rivers 2021? तो एक दिन और आ चुका है दोस्तों, और वो दिन कौन सा है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शंस फॉर रिवर्स, जिसको पहले हम किस नाम से जानते थे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट डैम्स फॉर रिवर्स वाटर एंड लाइफ। क्योंकि डैम्स में जनरली क्या होता था कि हम पानी को स्टोर करके रख लेते थे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के चक्कर में वो ओवरफ्लो कर जाते थे, जिसके कारण जो है वो रिवर्स में जब पानी छोड़ते थे तो वो क्या करता था, नुकसान करता था। इसलिए जो बहुत जरूरी हो चुका था कि हमने जो है वो रिवर्स को प्रिवेंट करना है। तो इसका थीम जो है वो दोस्तों क्या रखा गया, दिन मैं आपको बता देता हूं कि कौन से दिन जो है वो इसको मनाया जाता है। तो सेम दिन 14th ऑफ मार्च को इसको मनाया जाता है, जिस दिन मैथमेटिक्स डे जो है वो मनाया जाता है। तो कैसे याद रखेंगे कि 14th मार्च को मैथमेटिक्स लगा के हमने रिवर्स को बचाना है, सिंपल। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। और एक दिन मैं आपको और भी बता सकता हूं कि 14th मार्च के अगले दिन 15th मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे भी मनाया जाता है। तो यार अगर रिवर्स के राइट्स हैं तो इसका मतलब अगले दिन कंज्यूमर राइट मना लो, तो 15th को कंज्यूमर राइट, इसलिए इसका थीम क्या रखा गया, राइट्स ऑफ रिवर। तो सर ये तो याद हो गया, 14th मार्च को 2 दिन मैथमेटिक्स डे और रिवर्स को बचाना है, उनके राइट्स को बचाना है। उनके राइट्स को बचाने के लिए 15 को हम क्या करेंगे, कंज्यूमर राइट्स डे जो है वो क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो थीम क्या होगा, राइट्स ऑफ रिवर्स। 14th ऑफ मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, राइट्स ऑफ रिवर्स। तो अब यहां पे देख सकते हो, पहले इसको इंटरनेशनल डे अगेंस्ट डैम्स फॉर रिवर्स वाटर एंड लाइफ, और इस तरह से मनाया जाता था। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में यार गंगा एक्शन प्लान, सरस्वती को बचाने की बात हो रही है, यमुना को बचाने की बात हो रही है। तो मतलब कई रिवर्स को लिविंग एंटिटी भी डिक्लेयर कर दिया, तो उनके राइट्स के बारे में बात हो रही है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो गंगा है। लेकिन काफी बच्चे कह देते हैं सर गंगा की लेंथ जो है वो 2525 किलोमीटर है, लेकिन जो एनसीईआरटी बताता है, 9th की एनसीईआरटी बताता है कि जो हमारे पास इंडस है उसकी लेंथ जो है वो 2900 किलोमीटर है। तो यार याद रखना है, हम बात करते हैं इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो गंगा है, और इंडस जो है उसका मैक्सिमम पार्ट पाकिस्तान में है। और फिर हमारे पास आ जाती है ब्रह्मपुत्रा, और साउथ की 6 मेजर रिवर्स है हमारे पास। कौन कौन सी हैं, अगर आप देखोगे नर्मदा आपको मिलेगी, तापी आपको मिलेगी, उसके बाद आप कह सकते हो गोदावरी है हमारे पास, कृष्णा है, कावेरी है हमारे पास, कृष्णा कावेरी महानदी है हमारे पास, जो कि उड़ीसा वाली स्टेट में बहुत ही फेमस है। कावेरी तमिलनाडु वाली साइड पे, या आप कह सकते हो कि केरला वाली साइड पे बहुत फेमस है। कृष्णा तो मतलब है ही आपके लिए फेमस। गोदावरी जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ इंडिया की। नर्मदा और तापी ऐसी 2 रिवर्स हैं जो कि किस तरफ फ्लो करती हैं, जो कि अरेबियन सी में जो है वो क्या करती हैं, ड्रेन करती हैं। लेकिन ये 4 रिवर जो है वो किस तरफ ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ ड्रेन करती हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, वेटरन गुरु पद्मश्री चेमनचेरी कुनहिरमन नायर पास्ट अवे, ही वॉज बिलोंग टू विच क्लासिकल डांस फॉर्म। तो एक क्लासिकल डांस फॉर्म से बिलोंग करते हैं, नाम है इनका चेमनचेरी कुनहिरमन नायर। तो आपने याद करना है कि कौन से क्लासिकल डांस की जो है वो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं। और वो क्लासिकल डांस दोस्तों कौन सा है, वो क्लासिकल डांस है दोस्तों कथकली। तो याद करना है, आंसर क्या होगा, बी होगा। तो ये बहुत ही रेनाउंड जो हैं वो डांसर हैं, आप कह सकते हो कि सोशल लेवल पे बहुत ही बड़ा नाम है। इनको पद्मश्री मिल चुका है 2017 के अंदर, कथकली के अंदर इनका योगदान देने के लिए। इनको जो है वो कला रत्न अवार्ड जो है वो 2009 में मिल चुका है। संगीत नाटक अकेडमी टैगोर अवार्ड इनको मिल चुका है। केरला अवार्ड मिल चुका है, केरला संगीत नाटक अवार्ड मिल चुका है। क्योंकि ये कौन सी स्टेट से जनरली जो है बिलोंग करते थे, ये मालाबार डिस्ट्रिक्ट वाली साइड से जो है वो बिलोंग करते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहां से थे, लेकिन ये रहते कहां पे थे, केरला वाली साइड पे। लेकिन आपने याद रखना है कथकली से ये बिलोंग करते थे। कथकली आर्टिस्ट चेमनचेरी कुनहिरमन नायर पास्ट अवे, उनका देहांत जो है वो हो चुका है। तो 1945 में याद रखना है कि इन्होंने भारतीय नाट्य कल्याण
द फर्स्ट स्कूल ऑफ डांस इन द नॉर्थ केरला इन 1945 इन्होंने ये ओपन किया था। और 1983 में इन्होंने जो है वो चैलिया कथकली विद्यालयम इन कोझिकोड एक स्कूल खोला था कथकली के लिए। वो कहां पे खोला था? कोझिकोड में। और इंडिया फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मश्री इनको मिल चुका है 2017 में कथकली के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो जो इंडिया के क्लासिकल डांस है यार वो आपने याद रख लेने हैं। क्लासिकल डांसेस मतलब आपको पूछ सकता है कि कहाँ पे कौन सा मनाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में। भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु के अंदर, तो भरतनाट्यम तमिल। कथक और कथकली में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो कथक जो है वो यूपी का है दोस्तों, याद रखना है। कथक कहाँ का है? यूपी का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी जो है वो हमारे पास आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश। और ओडिसी तो नाम से पता लग रहा है उड़ीसा का होगा। कथकली मैं अभी बता चुका हूँ, कथकली जो है वो कहाँ का है? केरला का है। कथकली केरला। और एक हमारे पास है सत्रिया। सत्रिया जो डांस है वो किसका है? असम के अंदर है। असम के अंदर जो है वो क्षत्रिय मनाया जाता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन ऑफ द डे में भी करवाया था। मणिपुर के अंदर मोहिनी अट्टम, ये आपको पूछ सकते हैं। मोहिनी अट्टम जो है वो केरला के अंदर मनाया जाता है। तो ये क्लासिकल डांसेस जो है वो आपने याद रखना है। फिर इसके बाद फोक डांसेस आ जाते हैं, वो बहुत हैं, लेकिन क्लासिकल डांसेस को आप पहले याद करेंगे, फिर आप फोक डांसेस को याद करेंगे। नेक्स्ट, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिकेम द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट बाय सरपासिंग रशिया एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज डाटा। तो इंडिया का फॉरेन रिजर्व जो है वो बढ़ चुका है, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर आप सारी कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व को या देखोगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, तो उसमें इंडिया का स्थान जो है वो कौन सा है? रशिया को हम सरपास कर चुके हैं, चाहे थोड़ा सा सरपास किया है लेकिन सरपास कर चुके हैं। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मतलब है कि ऐसी करेंसी हमारे पास ऑलरेडी सेव्ड फॉर्म में है, हमने बचा के रखी हुई है ताकि हम फ्यूचर में क्या कर सकें? यूज कर सकें। तो उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और आपको पता है सबसे ज्यादा ट्रेडेड करेंसी कौन सी है? अमेरिकन डॉलर। तो मैक्सिमम हमारे पास भी जो रिजर्व पड़ा हुआ है फॉरेन करेंसी का वो यूएस डॉलर में ही पड़ा हुआ है। और इंडिया दोस्तों 4th नंबर पे आ चुका है और रशिया को सरपास कर दिया है। तो आप देख सकते हो इंडिया 580.3, रशिया 580.1। तो रशिया का थोड़ा सा डिप कर चुका है, इंडिया का थोड़ा सा बल चुका है। तो इतने बिलियन डॉलर जो है वो हमारे पास हो चुके हैं। और फॉरेस्ट रेटिंग में इंडिया जो है वो 4थे स्थान पे आ चुका है। तो पहले स्थान पे कौन है यार? सबसे ज्यादा ट्रेड कौन करता है? चाइना। तो सबसे ज्यादा डॉलर्स जो है वो चाइना के पास होंगे। दूसरा स्थान जापान का है, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा इंडिया और पांचवा क्लियर है रशिया। और आपको पता है कि रेगुलेटिंग अथॉरिटी कौन सी है फॉरेक्स रिजर्व की? तो आरबीआई है। और 1934 का जो एक्ट है उसमें लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू फॉरेक्स रिजर्व्स की जो जिम्मेवारी है वो किसको दी गई थी? आरबीआई को दी गई थी। और आपने याद रखना है वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल 2021 के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो लार्जेस्ट इकोनॉमीज में 5th स्थान पे आ चुका है। लेकिन पहले जो 5th स्थान पे था 2019 में, लेकिन अब 6th स्थान पे आ चुका है कोविड-19 के कारण। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी एक रिपोर्ट है तो आप इसको जरूर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ऑटोक्रेटाइजेशन टर्न्स वायरल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 इंडिया रेजिम्स टाइप हैज टर्न इनटू। पहले इंडिया जो है वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर आता था, लेकिन क्या आज भी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर आता है या इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से चेंज हो चुका है? तो जो हमारी गवर्नमेंट है तो एक रैंकिंग लिस्ट है, रैंकिंग भी नहीं कह सकते हम, ऐसे कह सकते हैं कि वो बताता है कि किस तरह की डेमोक्रेसी जो चल रही है खास करके इलेक्शंस के अंदर, तो उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। और उसका नाम जो है वो उस पूरी रिपोर्ट का वो क्या है? ऑटोक्रेटाइजेशन टर्न्स वायरल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। तो आप फटाफट बताएंगे कि इंडिया जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आ गया, क्योंकि इसमें रैंकिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ एक नंबर दिया जाता है। तो आंसर क्या होगा? इंडिया आ चुका है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के अंदर। मतलब इंडिया में जो है काफी तरह से जो है वो रोक लगनी स्टार्ट हो चुकी है। खास करके आप मीडिया में देख सकते हो, आप जो है वो लोगों के फ्रीडम, जो राइट टू फ्रीडम है उसके अंदर आप देख सकते हो कि किस तरह से यार ये सारी चीजें जो हैं वो कंट्रोल की जा रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेमोक्रेसी को संभालना होगा। और बहुत सी कंट्रीज में ऑटोक्रेसी वाला कंसेप्ट जो है वो चल पड़ा है। और मीडिया की फ्रीडम को छीना जा रहा है। एकेडमिक्स अगर कुछ बोलते हैं तो उनको हटा दिया जाता है। सिविल सोसाइटीज के अंदर जो है वो लोगों को रहना मुश्किल हो गया। लोग कुछ बोलते हैं तो सेडिशियस लॉ लगा देते हैं कि आपने देश के खिलाफ बोला है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो रोकनी होगी। जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो भी इसके अंदर जो है वो बताया गया है। तो इंडिया जो है वो इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के अंदर जो है वो आ चुका है। और ये कौन से इंस्टीट्यूट की तरफ से पब्लिश की गई है यार? एक स्वीडन का इंस्टीट्यूट है वीडेम। तो याद रखना है वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी। तो स्वीडन बेस्ड एक आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट है, तो उसने इसको बताया है। तो आप देख सकते हो इंडिया नाउ एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। और बहुत सी कंट्रीज इसके अंदर आ चुकी हैं। और इसमें जो मैं कहता हूं कि बहुत ही ज्यादा
निराशाजनक बात वो ये है कि पाकिस्तान भी उसी कैटेगरी के अंदर आता है जिस कैटेगरी में हम हैं, और इवन बांग्लादेश और नेपाल से भी बुरा हाल है यार इंडिया का फ्रीडम के अंदर। और आप देख सकते हो इस इंडेक्स के अंदर सबसे अच्छी कंट्रीज जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, और आपको पता है हर रैंकिंग के अंदर जो है वो ये सबसे बेहतर परफॉर्म करती हैं, चाहे वो करप्शन इंडेक्स हो चाहे कुछ भी हो। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ये कंट्रीज जो है वो सबसे अच्छी कंट्रीज में मानी जाती हैं। और इंडिया जो है वो पहले इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के अंदर, पहले इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के अंदर था, लेकिन अब इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के अंदर आ गया, मतलब मनमानी करते हैं, जानबूझ के जो है तंग करते हैं। तो ये स्वीडिश एक एजेंसी है या आप कह सकते हो इंस्टीट्यूट है, वीडेम, वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंडेक्स। लेकिन आपने भूलना नहीं है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स अलग चीज है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक कौन सा है? 53rd। इससे पहले इंडिया का रैंक जो है 51 था, तो 53rd है आउट ऑफ 167 कंट्रीज। और डेमोक्रेसी इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो क्या करता है? पब्लिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और आपको इसमें याद करने की जरूरत नहीं कि वीडेम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर कौन है, लोकेशन कहां पे एग्जैक्ट, तो कुछ याद करने, सिर्फ इतना याद कर ले स्वीडन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेट लॉन्च्ड ए 3 डे लॉन्ग कलनामक राइस फेस्टिवल? तो यार ये बहुत ही अच्छी वैरायटी मानी जाती है राइस की, और इसके लिए एक स्पेशल फेस्टिवल उस स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया, और वो स्टेट का नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश। यहां पे आपको मिलेगा दुधवा नेशनल पार्क, बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, और यहीं के चीफ मिनिस्टर आपको मिलेंगे योगी आदित्यनाथ जी। और यहीं पे आपको एक बहुत ही फेमस जो है वो गवर्नर का नाम भी मिलेगा, जो कि पहले गुजरात की थी, आजकल मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की है। वो कौन है? आनंदीबेन पटेल जी। तो उत्तर प्रदेश बिल्कुल याद रहेगा, और ये राइस फेस्टिवल के नाम से जो है वो जाना गया है। और इस राइस को जो है वो हम एक नाम से और भी जानते हैं, इसको बोदी राइस भी जो है वो कहा जाता है। तो इस चीज को भी जो है वो आपने थोड़ा सा याद रख लेना है कि इसको एक नाम से और जाना जाता है, बोदी राइस के नाम से। तो आप देख सकते हो ये वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसको हम क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे। जैसे कि इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ टाई अप किया हुआ कि यार हमारे वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वाले उसको प्रमोट करो। और ये कलनामक राइस फेस्टिवल कहां से स्टार्ट किया गया? ये सिद्धार्थ नगर से स्टार्ट किया गया, इसलिए इसका नाम जो है बोदी राइस भी है। और सिद्धार्थ मतलब मैं बात कर रहा हूं सिद्धार्थ गौतम, मतलब महात्मा बुद्ध की जो है वो बात कर रहा हूं, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। और साथ ही साथ इस राइस के न्यूट्रिशन बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हैं, 12% आयरन है, इसमें जिंक है, और जो आप कह सकते हो ब्लड प्रॉब्लम्स हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसको रेगुलेट करता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। तो मतलब अलग अलग तरह की इसकी वैरायटीज़ हैं। तो इसकी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ये बहुत ही फेमस राइस है जो इंडिया में ग्रो किया जाता है, और यूपी वाज द फर्स्ट स्टेट टू इंडिया टू लॉन्च द कंसेप्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ताकि हर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हम इसको क्या कर सकें? प्रमोट कर सकें। और साथ ही साथ इसको ऑनलाइन करेंगे तो इनका जो लाइवलीहुड है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और खास करके वो क्रॉप्स बढ़ाएंगे तो इनकम भी जो है वो क्या होगी? राइस होगी। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज द इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको स्टैटिक क्वेश्चन लेके चलूंगा, लेकिन है करंट की न्यूज, लेकिन फिर भी इसको जो है वो स्टैटिक क्वेश्चन के तौर पे आप देख सकते हो। दूसरा रैंक जो है इंडिया का चेंज हो गया, मतलब सबसे ज्यादा इंडिया जो है वो कहां से ऑयल को जो है वो लेता है, मतलब लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल कौन है जो इंडिया को देता है? वो कौन है? इराक है दोस्तों। लेकिन दूसरा स्थान पहले जो है वो सऊदी अरेबिया के पास था, लेकिन अब दूसरा स्थान किसके पास चला गया है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। तो आप देख सकते हो यूएस बिकम्स इंडिया सेकंड बिगेस्ट ऑयल सप्लायर, सऊदी प्लंजेस फोर्थ स्पोर्ट। तो सऊदी अरेबिया जो है वो चौथे नंबर पे आ चुका है। तो सिर्फ एक सिंपल सा क्वेश्चन है। और इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर एंड कंज्यूमर है। यूएसए पहला है, चाइना जो है वो दूसरा है। और इंडिया सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो कहां से इंपोर्ट करता है? इराक से, दूसरे नंबर से यूएसए से, तीसरा नाइजीरिया है, चौथा सऊदी अरेबिया, पांचवा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। लेकिन आपने पहला और दूसरा जो है वो यहां पे याद रख रहे हैं। हमारी डिमांड जो है वो भी रिसेंटली कम हुई है बिकॉज ऑफ द कोविड-19, आपको पता है, लेकिन फिर भी हम सबसे ज्यादा जो है वो कहां से मंगवाते हैं? इराक से मंगवाते हैं। और इसके लिए एक दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसको आपने याद कर लेना, ओपेक, शायद सुना होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो पेट्रोलियम को एक्सपोर्ट करती हैं, वो कंट्रीज के ग्रुप बनाया गया, जिसमें कितनी कंट्रीज आती हैं? 13 कंट्रीज आती हैं, जिसमें लाइक अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनिया, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, ये सारी कंट्री, सऊदी अरेबिया, यूएई, तो ये सारी कंट्रीज आती हैं। 13 कंट्रीज इसमें आती हैं। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना, ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना है वियना, ऑस्ट्रेलिया जो है वो हेडक्वार्टर है ओपेक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसको याद रखें कि कितनी कंट्रीज मेंबर हैं? 13। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, और उसमें पहला पॉइंट है, पंजाब पार्टनर्स विद यूनाइटेड नेशन एंड अदर ग्लोबल एजेंसीज टू लॉन्च 3 स्कीम्स फॉर वुमेन। तो इसमें आप कह सकते हो मल्टी क्वेश्चंस हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एक तो यूनाइटेड नेशन के साथ दोस्तों टाई अप है, दूसरी चीज इसमें जो है वो
ओनली यूनाइटेड नेशन के साथ नहीं, और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो क्या है, टाई अप है। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन वुमेन एम्पावरमेंट को जो है वो क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। वुमेन एम्पावरमेंट को क्या करेगा, इनहेंस करेगा। घर घर रोजगार स्कीम को बढ़ाएगा, जिसमें जो है वो आप कह सकते हो अलग अलग तरह की वैकेंसीज निकाली जाएंगी वुमेन के लिए, स्पेशली पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे, तो वुमेन को क्या किया जाएगा, उसका बढ़ावा दिया जाएगा। और आपको पता है 2022 में पंजाब में जो है वो इलेक्शंस भी हैं, तो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन याद रखेंगे। और पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर कौन है, वीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 2021 15 मार्च। और मैं बता चुका हूं आज यार कि कंज्यूमर राइट डे आप किस तरह से याद रखोगे। रिवर राइट्स आपको याद है 14 को मनाया जाता है, और इसी तरह से आपको याद है मैथमेटिक्स डे 14 को मनाया जाता है। 15 को कौन सा, कंज्यूमर राइट डे जो है वो मनाया जाता है। थीम जरूर याद रखना है, टैकलिंग प्लास्टिक पॉपुलेशन, टैकलिंग प्लास्टिक पॉपुलेशन, इसको जरूर याद रखें। और 15 को इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ताकि जो कंज्यूमर के राइट्स हैं उसकी पावर लोगों को पता लगे। सेफ एंड सस्टेनेबल मार्केट प्लेस जो है वो हर किसी के लिए बन सके, किसी के साथ धोखा ना हो, कोई कम ले रहा है कोई ज्यादा ले रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल जो है वो सारी चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट, शोभा थरूर श्रीनिवासन चिल्ड्रन बुक प्रिंस विद ए पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा बहुत ही फेमस जो है वो आप कह सकते हो पेंटर थे, तो उनके नाम से जो है वो एक बुक लिखी गई है, एक चिल्ड्रन बुक है जिसका नाम ये प्रिंस विद ए पेंट ब्रश द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा। मतलब ये एक तरह की बायोग्राफी आप कह सकते हो राजा रवि वर्मा की, लेकिन बच्चों के लिए लिखी गई है। तो राजा रवि वर्मा बहुत ही फेमस आप कह सकते हो पेंटर है, और इवन एनसीईआरटी भी जो है वो इनके बारे में बताती है, तो इसलिए आपने याद रखना है। और दोस्तों नाम याद रखेंगे, शोभा थरूर श्रीनिवासन ने लिखा है। नेक्स्ट आते हैं, और एक बात और इसमें बताना चाहूंगा कि मरकरी जो हमारा प्लैनेट है, जो सन के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है, उसमें एक क्रेटर मिला है, मतलब उसमें एक छोटा सा आप कह सकते हो कि डिप मिला है, जिसको क्रेटर कहेंगे। तो उसका नाम जो है वो राजा रवि वर्मा जी के नाम से रखा गया है, तो एक ऑनर उनको दिया गया है। नेक्स्ट, पद्म अवॉर्डी पेंटर लक्ष्मण पाय पास्ट अवे एट द एज ऑफ 95। तो अगर यार इंटरनेशनल किसी बंदे का देहांत होता है तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। अगर हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो फिर आपने याद रखना है कि वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, गोवा से। उनका प्रोफेशन याद रखना है, वो क्या थे, पेंटर थे। एक नाम याद रखेंगे, लक्ष्मण पाय। तो ये तीन चीजें जो है वो आप क्या रखोगे, याद रखोगे। और बहुत ही फेमस थे क्योंकि इनको पद्म भूषण मिल चुका है 2018 में, पद्म श्री मिल चुका है 1985 में। इनको और भी बहुत अलग अलग तरह के अवार्ड जो हैं वो मिल चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर दैट नेम्ड एज द फुगाकू बाय जापान नाउ फुली ऑपरेशन। तो सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो कि जापान ने बनाया था, फुगाकू, उसको जो है वो स्टार्ट जो है वो करना है अभी। और रिसेंटली जो है वो उसमें पूरे ट्रायल जो है हो चुके हैं, अभी भी डेमो टेस्टिंग उसकी चल रही है, लेकिन वो बहुत ही जल्दी जो है वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ नाम याद रखना है, फुगाकू और जापान। नेक्स्ट, इंडियन रेलवेज इंटीग्रेटेड रेलवेज मैडेड हेल्पलाइन 139। तो ये एक इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेलवे की तरफ से जितने भी हेल्पलाइंस थी उसको सबको इंटीग्रेट मतलब कंबाइन कर दिया गया है, और एक सिंगल नंबर दे दिया गया 139, जिसमें जो है वो किसी भी तरह की ग्रीवियंस जो है वो रेलवे से रिलेटेड हो तो थ्रू आउट जर्नी जो है वो, या पैसेंजर्स को कोई भी हेल्प चाहिए तो इससे आप ले सकते हो। तो ये थे वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, और क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारे पास जो कि कल का था, सीके नायडू कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्टिंग इवेंट्स। तो यार आपने बताना था कि इसका आंसर क्या होगा, कि सीके नायडू जो है वो कप जो है वो किससे रिलेटेड है। तो बहुत से बच्चों ने यार सही बता दिया था, और आंसर इसका क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए क्रिकेट। और यस, बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही बता दिया। और जो हमारे पास थे सीके नायडू जी, ये इंडियन क्रिकेट टेस्ट टीम के पहले कैप्टन थे, याद रखेंगे, उन्हीं के नाम से ये जो है वो कप का नाम रखा गया है, क्रिकेट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर गैलेंट्री ड्यूरिंग पीस टाइम। तो याद रखना है, लास्ट वाले वर्ड को अगर आप थोड़ा सा हाईलाइट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। पीस टाइम की दोस्तों बात कर चुके हैं, पीस टाइम तो याद रखना है। और एक होता है मतलब पीस टाइम का मतलब अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड, तो उसमें जो है वो दिया जाता है। तो याद रखेंगे कौन सा अवार्ड वो होगा, और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, फटाफट मैं आंसर्स को आपको बताऊंगा कि आपका सही है या नहीं है। तो 700 प्लस दोस्तों हमें लाइक्स चाहिए, और आप बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ्स जो है वो आपका करंट अफेयर जरूर बूस्ट करेंगी, ये मेरा और अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है। और 90 से 95% करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो हमारे ही करंट अफेयर से आ रहे हैं। और
इसी तरह से अगर आप करंट अफेयर्स को पढ़ते रहोगे तो आपका करंट अफेयर सेक्शन 101% जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमेशा लाइफ को जो है वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, लाइफ को हमेशा अच्छे से जिएं, खुश रहें। खुश रहोगे तो आपका एग्जाम जल्दी क्लियर हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेंशन किसी चीज़ की आपने नहीं लेनी है। ये मेरी जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है और मैं कामना करूंगा कि इस साल आपका लक्ष्य जो है वो ज़रूर पूरा हो जाए। थैंक यू गाइस अगेन एंड टेक केयर। कल मिलेंगे, बहुत ही जल्दी जो है वो मैं आपके लिए बहुत सी चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन आप इसको पढ़ते रहें। और मैं खास करके हिंदी माध्यम के स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि आपका करंट अफेयर जो है मैं पहले लेके आता हूँ, ताकि यार आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है वो किसी तरह की फेस ना करनी पड़े। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।